आगे बात करते हैं फंक्शंस की। देखिए फंक्शन क्या होता है, आपके पास कोई सेट ए है एंड सेट बी है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सम इमेजेस ऑन सेट बी। अगर ऐसा होता है तो हम लोग इसे फंक्शन कहते हैं। सो एग्जांपल के लिए देखिए, इफ वी हैव अ सेट ए and the elements A, B and C and another set B और इसके एलिमेंट्स हैं D, E, F, G। तो यहां पर हमारा ये फंक्शन डिफाइन होगा कब, जब सभी एलिमेंट्स ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका एक इमेज बनेगा। उन सबका एक इमेज बनेगा और इमेज एक ही होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन। तो इसे हम कहते हैं फंक्शन। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए क्या हो, अगर आपका कोई सेट P है और आपने सेट Q लिया है, यहां पर एलिमेंट्स 1 2 3 4 और यहां पर A B C D ले लेते हैं। तो अगर हम लोग एक एलिमेंट के 2 इमेजेस अगर दिखाएं तो इसका मतलब ये आपका फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन। दिस इज नॉट अ फंक्शन। यस, दिस कैन बी रिलेशन। ये आपका रिलेशन हो सकता है। 1 का रिलेशन सभी के साथ हो सकता है। 1 का रिलेशन A, B, C एंड D सभी के साथ हो सकता है, बट 1 की कोई 2 इमेजेस नहीं बन सकती है। दैट मीन्स ये फंक्शन आपका नहीं होगा। ये आपका रिलेशन हो सकता है बट ये फंक्शन नहीं होगा। अच्छा, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। इफ वी हैव अ सेट A another सेट B और यहां पर एलिमेंट्स ले लिया हमने 1 2 3 4 फिर से, और ये हो गया A B C। तो अब अगर हमारे पास इस तरीके से अगर इमेजेस फॉर्म हो रही हैं, तब क्या ये रिलेशन है या फंक्शन है? देखिए, दिस इज अ रिलेशन। रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है। दिस इज नॉट अ फंक्शन। रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर 4 हमारा जो एलिमेंट है इसकी कोई भी इमेज नहीं है, और कंडीशन ये होती है फंक्शन होने की कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट ए में, तो इन सभी की कोई ना कोई इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट, तो इसका मतलब इस केस में ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई सेट आपके पास P एंड Q सेट है और इसके एलिमेंट से 1 2 3 4 और इसके एलिमेंट से A B C। अगर कुछ ऐसा होता है दैट 1 की इमेज A है, 2 की इमेज भी A है, 3 की इमेज B है एंड 4 की इमेज भी B है, तो इस केस में ये क्या रिलेशन होगा या फंक्शन होगा? देखिए, इस केस में ये रिलेशन तो है एंड इट इज अ फंक्शन ऑल्सो। 2 एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज हो सकती है। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज बन सकती है। तो इसीलिए हमारा ये रिलेशन भी है एंड फंक्शन भी है। तो ये रिजल्ट हमने देख लिया दैट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है ये जानते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई फंक्शन लिया है f(x = x²। अगर हम यहां पर x की कोई एक वैल्यू पुट करते हैं सो वो हमारा इनपुट होगा, और x² की जो वैल्यू आएगी दैट इज आउटपुट, वो हमारा आउटपुट होगा। ये हमारी इनपुट वाली वैल्यूज होती हैं और ये आउटपुट वाली वैल्यूज होती हैं जो हमें मिलती हैं। तो हम अगर यहां पर कोई फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स हमने यहां पर फंक्शन लिया है f(x = x²। अगर हम यहां पर x की कोई एक वैल्यू पुट करते हैं तो हमें आउटपुट में हमेशा एक सिंगल वैल्यू ही मिलती है। इसीलिए हम कहते हैं कि सिंगल आउटपुट, इनपुट पर आपको सिंगल आउटपुट ही मिलता है किसी भी फंक्शन में। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपके 2 अलग अलग इनपुट्स हों और उसमें आपको सेम आउटपुट मिल रहा हो। किस केस में? देखिए, अगर मान लीजिए x का वैल्यू आपका -2 है, तब अगर आप यहां पर -2 पुट करते हैं सो -2 का स्क्वायर इज 4। दैट मीन्स आपको आउटपुट 4 मिला है। और अगर आप x का वैल्यू अगर आप 2 पुट करते हो देन 2 का स्क्वायर इज ऑल्सो 4। तो आपको -2 इनपुट देने पर भी रिजल्ट 4 मिला है एंड +2 इनपुट देने पर भी आपको 4 ही आउटपुट मिला है। दैट मीन्स 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के जो आउटपुट होते हैं वो सेम हो सकते हैं। सो इसलिए हम कहते हैं दैट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन।
चलिए आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। तो इस सीरीज में सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन की। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का एक जनरल इक्वेशन देख लेते हैं, दैट इज fx इज इक्वल्स टू a नॉट x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2, और ये चलता जाता है कब तक, an तक। तो यहां पर ये जो a नॉट a1 a2 अप टू an, a1 a2 अप टू an, ये हमारे सभी रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स में से कुछ भी हो सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स, एंड n बिलोंग्स टू अ होल नंबर, मींस n की वैल्यू 0 से लेकर n तक कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकती है वैल्यूज। सो दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन। और हम जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में आपका लीनियर फंक्शन भी आता है, लीनियर पॉलिनोमियल, देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर हम बात करें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हमें कोई फंक्शन है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने फंक्शन लिया है fx is equals to x square, so this is a quadratic polynomial। और अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ की बात करें तो y equals to x square का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। ये जो फंक्शन है that means this is the output, और आउटपुट को हम y से लिख सकते हैं, y is equals to x square। ये हमारा x का वैल्यू होता है और ये हमारी y की वैल्यूज आती है। तो ये जो फंक्शन है एक्चुअल में हमारा रिजल्ट होता है, दिस इज x में हमारा इनपुट होता है और y में हमारा आउटपुट आता है। सो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो ये हमारा फंक्शन का ग्राफ है। इसके अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका जो डोमेन है, दैट मींस आप यहां पर वैल्यूज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी कुछ भी रख सकते हो, दैट मींस अ रियल नंबर, रियल नंबर्स में से आप कुछ भी रख सकते हो, दैट इज कॉल्ड डोमेन। तो ये हमारा यहाँ पर डोमेन हो गया। और इसके रेंज की अगर हम बात करें, सो रेंज 0 को टच कर रहा है, 0 टू इंफिनिटी, और 0 को टच कर रहा है, दैट मींस 0 टू इंफिनिटी। सो दिस इज द रेंज। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लें, सो यहाँ पर लेते हैं, सेकेंड इज अगर हमने यहाँ पर कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया, सो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है दैट इज fx इज इक्वल्स टू x क्यूब। और इसके अगर ग्राफ की हम बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है क्यूबिक का, और नेगेटिव साइड ऐसे आता है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब अगर यहां पर इसके अगर हम डोमेन की बात करें, सो डोमेन में यहां पर आप कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हो, दैट मींस ऑल रियल नंबर्स। एंड रेंज देखिए, रेंज यहां पर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, दैट मींस इसका जो रेंज है दैट इज माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। सो दिस इज द रेंज। तो नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का अगर हम जनरल फॉर्म देखें, सो इसका जनरल फॉर्म होता है a टू द पावर x, और यहां पर आपका a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा और a आपका 1 के इक्वल नहीं होगा, और जो x है ये बिलोंग करेगा आपको रियल नंबर। x आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तब इस टाइप का जो आपका फंक्शन है ये आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर आपका कंडीशन ये रहता है तब। तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आता है, that this is exponentially increasing function, this is exponentially increasing function। इसकी कंडीशन है that a is greater than 0 and but a not equals to 1, ये इसकी कंडीशन। अगर आपको इस टाइप का ग्राफ देखने को मिलता है दैट इज, तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि ये आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? देखिए, अगर आपका फंक्शन, क्योंकि हमने बात की यहाँ पर जो a का वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए बट 1 नहीं होना चाहिए। 0 से 1 के बीच में कुछ वैल्यू हो सकती है।
तो अगर आपका a का वैल्यू फॉर एग्जांपल अगर आ जाता है 1/2 विच इज इन बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में आपकी ये वैल्यू है, तो इस केस में आपका जो ग्राफ बनता है दैट इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। तो इस केस में आपका ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग बनता है। तो इस केस में क्या है, आपका a का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। सो दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन। और यहां पर अगर हम बात करें डोमेन एंड रेंज की, तो डोमेन यहां पर ऑल रियल नंबर्स होगा, आप कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, सो ऑल रियल नंबर्स। एंड अगर रेंज की बात करें तो रेंज यहां पर रहेगा क्योंकि 0 से सभी वैल्यूज बड़ी हैं, दैट मींस, लेकिन बट 0 को ये ग्राफ टच नहीं करेगा। 0 को कभी भी ग्राफ ना ही इंक्रीजिंग में टच करेगा और ना ही डिक्रीजिंग में टच करेगा। दैट मींस रेंज हो जाएगी इसकी 0 टू इंफिनिटी, बट यहां पर 0 इंक्लूड नहीं रहेगा। सो नेक्स्ट फंक्शन इज लॉगरिथमिक फंक्शन। सो अभी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो इनवर्स होता है दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। तो अगर कोई फंक्शन हमारे पास, इस फंक्शन को gx लेते हैं, gx है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन का जो जनरल फॉर्म है दैट इज log बेस a एंड x। और यहां पर भी अगर आपका a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल्स टू 1 एंड x बिलोंग टू रियल नंबर्स, कंडीशन ये अगर आपकी है दैट मींस ये आपका इंक्रीजिंग लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ होगा। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा, दिस इज इंक्रीजिंग लॉगरिथमिक फंक्शन। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का रहेगा अगर आपकी कंडीशन ये रहती है। अगर आपकी कंडीशन रहती है दैट a का जो वैल्यू है इन बिटवीन 0 एंड 1 आता है, a इज इन बिटवीन 0 एंड 1, देन इसका जो ग्राफ होगा दैट इज डिक्रीजिंग लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इस केस में आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा। अब अगर लॉगरिथमिक फंक्शन के डोमेन और रेंज की अगर बात करें, सो डोमेन, इसका डोमेन हो जाएगा 0 से लेके इंफिनिटी तक आप कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हो, दैट मींस 0 टू इंफिनिटी। और यहां पर 0 इंक्लूडेड नहीं होगा, 0 इंक्लूडेड नहीं रहेगा यहां पर। और इसके अगर रेंज की बात करें, सो रेंज, इसका जो रेंज आएगा दैट मींस माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, कोई भी वैल्यू आ सकती है, दैट मींस इसका जो रेंज होगा वो हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉगरिथमिक फंक्शंस। आगे बात करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में। देखिए अगर मॉड्यूलस फंक्शन हमारे पास है तो इसे हम लिख सकते हैं fx इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। ये मॉड ऑफ x हमेशा 2 वैल्यूज आउटपुट में देता है, एक आपको ये प्लस x देगा और एक आपको ये माइनस x देगा। किस केस में प्लस x, किस केस में माइनस x, चेक करते हैं। अगर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है आपका, तब आपको ये हमेशा प्लस वैल्यू देता है, और अगर x का वैल्यू लेस देन 0 होता है तब आपको हमेशा नेगेटिव वैल्यू देता है। इस तरीके से हम ओपन करते हैं मॉड्यूलस ऑफ x को। कोई भी मॉड्यूलस फंक्शन अगर होगा तो इस तरीके से ओपन होता है। आइए इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ अ फंक्शन, अगर हम यहां पर मॉड ऑफ x की बात करें तो यहां पर ये जो ग्राफ बनेगा, एक तो पॉजिटिव के लिए बनेगा वेयर fx इज इक्वल्स टू x, ये ग्राफ इसके लिए है, और fx को हम लोग y भी लिख सकते हैं। तो ये जो ग्राफ आपका y इक्वल्स टू x के लिए है, और इसको अगर हम y इक्वल्स टू माइनस x के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो इस तरीके से ही दिस इज ग्राफ फॉर y इक्वल्स टू माइनस x। तो हमें एक V शेप मिलता है यहाँ पर, दिस इज अ V शेप। हमेशा जब भी आप मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको एक V शेप मिलेगा, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये पॉइंट अभी y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x के लिए यहाँ पर ओरिजिन पर लाई कर रहा है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड नॉच, इसको हम लोग कहते हैं नॉच। अच्छा, अगर हम यहां पर डोमेन और रेंज की अगर बात करें, डोमेन एंड रेंज, तो चेक करते हैं कि डोमेन क्या होगा। हम कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। x की वैल्यू आपकी मर्जी, आप कुछ भी पुट करो, दैट मींस डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स।
और रेंज की अगर बात करें तो यहाँ पर जो रेंज है 0 टू इंफिनिटी तक आपकी जो वैल्यूज आएंगी 0 टू इंफिनिटी रहेंगी और 0 इंक्लूडेड रहेगा, तो इसको क्लोज्ड ब्रैकेट से शो करते हैं। सो 0 टू इंफिनिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट मॉड्यूलस फंक्शन। नेक्स्ट इज सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन को इस तरीके से लिखते हैं, fx इज इक्वल्स टू sgn(x). तो ये आपका हो गया सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन की अगर हम आउटपुट की बात करें तो इसका हमेशा आउटपुट 1, 0 एंड -1 रहता है। 1 किस केस में रहेगा? अगर आपने इनपुट में 0 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू अगर आपने इनपुट में दिया है तो आपको आउटपुट हमेशा 1 मिलेगा। अगर आपने इनपुट में x इक्वल्स टू 0 अगर इनपुट दिया है तो आपको हमेशा 0 ही मिलेगा आउटपुट। और अगर x का वैल्यू मतलब इनपुट अगर आपने लेस देन 0 दिया है, कोई भी नेगेटिव नंबर दे दिया है, दैट मींस उस केस में आपका आउटपुट होगा -1। तो इसके ग्राफ की अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से हमें मिलता है। दिस इज x, ये हो गया हमारा आउटपुट। तो अगर आप 0 वैल्यू देते हो तो आपको 0 ही रिजल्ट मिलेगा। इनपुट अगर आपने 0 दिया है तो आपको 0 ही मिलेगा। अगर आपने ग्रेटर देन 0 दिया है तब आपको यहां पर रिजल्ट मिलेगा 1। और ये x का वैल्यू अगर आपने 1, 2, 3, 4, 5 से कुछ भी दिया आपको इंफिनिटी, पॉजिटिव वैल्यू में हमेशा आपको रिजल्ट 1 ही मिलेगा। और अगर हमने x की वैल्यू लेस देन 0 दी है तो यहां पर ये वैल्यू इस तरीके से जंप हो जाएगी और हमेशा आपको रिजल्ट -1 ही मिलेगा। दैट मींस यू विल ऑलवेज गेट द रिजल्ट एज -1। सो इस तरीके से हम ग्राफ प्लॉट करते हैं सिग्नम फंक्शन का। आइए इसके डोमेन और रेंज की बात करते हैं। सो डोमेन हम इस फंक्शन का अगर देखें तो देखिए हम डोमेन हम इनपुट में सभी वैल्यूज पुट कर पा रहे हैं। दैट मींस -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक। दैट मींस इसका जो रेंज होगा, सॉरी डोमेन होगा, दैट इज ऑल रियल नंबर्स। और अगर इसके रेंज की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो चीजें आउटपुट में मिल रही है वही रेंज होता है। और आपको आउटपुट में यहाँ पर 1, 0 और -1 के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। दैट मींस इसका रेंज होगा 1, 0 एंड -1। सो दिस इज ऑल अबाउट सिग्नम फंक्शन। चलिए आगे बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, दैट fx इज इक्वल्स टू, इस तरीके से क्लोज्ड ब्रैकेट में हम x को लिखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है? अगर आपने इस x में मतलब अगर आपने इनपुट अगर आपने कोई भी वैल्यू दी 2.4 अगर आपने इनपुट दिया है तो आपको आउटपुट हमेशा यहां पर वैल्यू कम मिलेगी, इससे कम मिलेगी। नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेकिन वैल्यू हमेशा कम ही देता है। अगर आपने यहां पर इनपुट में 2.9 भी दिया है तो भी आपको आउटपुट में 2 ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपने आउटपुट में 5.1 दिया है देन आपको फिर से आउटपुट 5 मिलेगा। और इसी तरीके से अगर आपने नेगेटिव -2.3 दिया है तो इस केस में आपको आउटपुट मिलेगा -3, क्योंकि -3 2.3 से -2.3 से लेस होता है, तो इसलिए आपको आउटपुट मिलेगा -3। इसी तरीके से अगर आपने -3.1 भी दिया है तो आपको मिलेगा आउटपुट में -4। तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है। दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। तो यहां पर वैल्यू हम ले लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑल्सो y एक्सिस में भी वैल्यू ले लेते हैं एंड नेगेटिव y एक्सिस में भी वैल्यूज हमने पुट कर दी। तो देखिए अगर आपका इनपुट 0 है तब आपको वैल्यू 0 मिलेगी। जैसे ही आपने इनपुट को इंक्रीज करना स्टार्ट किया 0.1, 0.2, 0.3 फिर भी आपको रिजल्ट 0 ही मिलेगा। कब तक? 0.9 तक आपका रिजल्ट बिल्कुल सेम रहेगा। 0.9 में भी आपको वैल्यू 0 ही मिलेगी। जैसे ही आप 1 तक पहुंचोगे, जैसे आपने 1 में पहुंचा आपका आउटपुट हो गया 1, आपका आउटपुट 1 हो गया। और फिर से आपने वैल्यू इंक्रीज करना स्टार्ट किया तो वैल्यू 1.9 तक तो आपको आउटपुट 1 ही मिलेगा। जैसे ही आप यहाँ पर 2 पर पहुंचे तो 2 पर फिर से आपको यहाँ पर वैल्यू जंप होकर आउटपुट 2 मिल जाएगा। फिर आप यहाँ पर 2.9 तक पहुंचोगे आपको आउटपुट सेम मिलेगा, आपको आउटपुट सेम मिल रहा है 2.9 तक। जैसे ही आप यहाँ पर
3 में पहुंचोगे तो 3 में फिर से आपको जो आउटपुट है वो 3 मिल जाएगा और ये जंप हो जाएगा। सो इस तरीके से जो ग्राफ है हमारा ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता रहता है। सिमिलर ऑन द लेफ्ट साइड में अगर हमने वैल्यू 0.1 रखा है तो आपको आउटपुट मिलेगा -1 हर बार में, क्योंकि -0.1 इज ग्रेटर देन -1, तो हमेशा हमें लेस वाला वैल्यू मिलता है, जो आउटपुट मिलेगा आपको। तो आपको जो आउटपुट हमेशा लेस वाला मिलेगा, दैट मींस आपको आउटपुट मिल जाएगा जैसे आप 0 से वैल्यू को लेफ्ट साइड बढ़ाओगे। तो इसी के साथ ये आपकी वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, मींस आपकी जो वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में बढ़ती रहेगी। और जैसे ही आपने -1 वैल्यू दी है, जैसे ही आपने वैल्यू -1 दिया तो आपको -1 ही रहेगा। जैसे आप इंक्रीज करोगे ये फिर से यहाँ पर जंप कर जाएगा -2 में। जैसे ही आपने -1.1 दिया तो आपका जो वैल्यू है वो आउटपुट का वो आपका पहुंच जाएगा -2, और इस तरीके से ये फिर से इंक्रीज करता रहेगा और सिमिलर फिर से जंप होगा यहाँ पर, और इस तरीके से सो लेफ्ट साइड में इस तरीके से आगे की तरफ ही बढ़ता रहता है। सो दिस इज द ग्राफ फॉर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन।